फिर से स्वागत है आपका कोना कैरियर इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में। मैं आर.एस. राव बात कर रहा था आपसे इंग्लिश की, और इंग्लिश में भी जो हमने टॉपिक लिया था वो है हमारा टेंस। दोस्तों, पिछले वीडियो में आपने देखा था कि मैंने टेंस को एक इंट्रोडक्शन के रूप में लिया था। पहले मैंने सीधा टेंस सब्जेक्ट को स्टार्ट नहीं किया था, टॉपिक को सीधा स्टार्ट नहीं किया था, और हमने थोड़ा सा इंट्रो लिया था इसका। टेंस को समझने के लिए इससे पहले क्या चीज़ें ज़रूरी है, और मैंने दो चीज़ें आपको बताई थी। सबसे पहला कि हमको सब्जेक्ट का नॉलेज होना चाहिए। सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है, और दूसरा हमें वर्ब का नॉलेज होना चाहिए। और वर्ब में भी ये दो बातें आती हैं कि वर्ब सिंगुलर है या प्लूरल है। एक्चुअल टेंस में स्टार्ट अब करूंगा, और मैं फिर एक बार कहता हूं कि आपको टेंस को टेंस के नाम से नहीं, भूल जाओ, टेंस का नाम ही भूल जाओ। अल्टीमेटली जब धीरे धीरे आप चीजें समझने लगेंगे, आप टेंस पहचानने लग जाएंगे। ये मेरा दावा है आप लोगों से कि टेंस पहचानने लग जाएंगे। वो टेंस प्रेजेंट है, पास्ट है या फ्यूचर है, या उसमें एस्पेक्ट कौन सा है, प्रेजेंट सिंपल है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, प्रेजेंट परफेक्ट है, या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। So, initially what we have to do, we have to learn this tense by the name of verb. और अब verb के नाम से अगर tense को पढ़ेंगे, मैं फिर से दोस्तों कह रहा हूँ कि आप verb के नाम से tense को पढ़ेंगे तो tense को समझना बहुत आसान हो जाएगा। दो चीजें हमने देखी थी कि एक तो हमें सब्जेक्ट का ध्यान होना चाहिए, और दूसरा हमें verb का ध्यान होना चाहिए। लेकिन बच्चों, इस टेंस वर्ड के बारे में भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। टेंस वर्ड का शाब्दिक अर्थ अगर हम हिंदी में देखें तो वो होता है काल। काल दूसरे शब्दों में होता है समय। इसका मतलब ये है कि हम टेंस में एक चीज जो और ध्यान रखनी है हमें, नंबर 1 हमारा सब्जेक्ट है, नंबर 2 वर्ब है। सब्जेक्ट वर्ब में जो चीजें ध्यान रखनी है वो सिंगुलर और प्लूरल है, और टाइम। ओके, थर्ड चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है टाइम। टाइम में आपको क्या ध्यान रखना है कि टाइम जो दे रखा है इन अ सेंटेंस, वो टाइम प्रेजेंट है, पास्ट है, या फिर फ्यूचर है। बच्चों, किसी भी सेंटेंस को देखते ही अगर आपने टाइम को ठीक से नोटिस कर लिया तो इसके साथ वर्ब जुड़ा हुआ है, और आप आसानी से 4 ऑप्शंस में से ये क्लियर कर पाएंगे कि आंसर कौन सा है। आई गेट यू एन एग्जाम्पल। आपको ये समझाने के लिए कि आपकी बेसिक प्रॉब्लम आती कहाँ है। जब भी आप कोई टेंस का क्वेश्चन देखते हैं तो आपकी बेसिक प्रॉब्लम कहाँ पे आती है। 4 ऑप्शन देख करके आप क्यों नहीं पता लगा पाते हैं कि करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। सो आई गेट यू एन एग्जाम्पल टू मेक इट क्लियर कि ये एक एग्जाम्पल है, ओके, और इसमें ऑप्शन दिए हैं। मैं एग्जैक्टली वही सिचुएशन आपके सामने क्रिएट कर रहा हूँ जैसा कि आपको एग्जाम्स में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में देखने को मिलता है। क्वेश्चन विद 4 ऑप्शंस। ओके, अब आपने सेंटेंस को पढ़ा, आप ऑप्शन पे गए। जैसा कि मैंने ऊपर लिखा हुआ है कि आपको पहली बात तो सब्जेक्ट का नॉलेज होना चाहिए। वर्ब का नॉलेज इसलिए जरूरी कि आप ऑप्शन में देखकर ये तो पता लगाएं कि वर्ब सिंगुलर है या प्लूरल है। अगर आपने सब्जेक्ट ठीक से पहचाना, ओके, इन दिस केस ऑफ कोर्स ये हमारा सब्जेक्ट है। चिल्ड्रन को देखकर आपको ये भी पता लग गया होगा कि ये सब्जेक्ट जो है हमारा प्लूरल है। तो अब ये तो पक्का हो गया कि आउट ऑफ 4 ऑप्शंस वी हैव टू पिक दैट ऑप्शन जो कि प्लूरल वर्ब है। देख लेते हैं।
अगर अकेला वर्ब दे रखा है तो प्लूरल या सिंगुलर होने के लिए उसके एंड में एस होना जरूरी है, इसके बाद एस नहीं है, मतलब ये प्लूरल है। तो क्या ये आंसर हो सकता है? कंफ्यूजन। दूसरा, या आर दे रखा है, हेल्पिंग वर्ब है और आर प्लूरल के लिए भी यूज हो सकता है, क्या ये आंसर हो सकता है? आप में से ज्यादा स्टूडेंट शायद अब तक ऑप्शन चूज कर चुके होंगे, ये आर प्लेइंग, चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द ग्राउंड। तीसरा, अब जैसे ही तीसरे पे आते हैं फिर यहां से और यहां से आपको कंफ्यूजन होना शुरू होता है। क्यों होता है? क्योंकि जैसे आर प्लूरल है वैसे ही वर्ब भी प्लूरल है, और इस सिचुएशन में आर को वर्ब रिप्लेस कर सकता है, तो ऑप्शन वर्ब प्लेइंग भी हो सकता है। और फोर्थ पे जब आते हैं तो आप देखते हैं कि ये हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल है, सो दिस वन इज आल्सो प्लूरल, दिस वन इज प्लूरल एंड प्ले इज आल्सो प्लूरल। चारों ही वर्ब हमको प्लूरल दे रखे हैं, और आप सेंटेंस को पढ़ते हैं तो यू कम टू नो दैट the children play in the ground, it's correct. The children are playing in the ground, the same way it is also correct. Children were playing in the ground, ये भी ठीक है, और the children have played in the ground भी ठीक है, बिल्कुल ठीक है चारों ऑप्शन। तो प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, हम क्यों नहीं ढूंढ पा रहे आंसर? वहां पे हमें हेल्प करेगा। देखो आपने दो चीजें तो पहचान ली कि सब्जेक्ट सिंगुलर है कि प्लूरल आपने पहचान लिया, और वर्ब सिंगुलर है कि प्लूरल ये आपने पहचान लिया। कई बार क्वेश्चन इतना इजी आता है कि आप सीधे आंसर पे चले जाते हैं, आपको जबकि टेंस का पूरा नॉलेज भी नहीं है। फॉर एग्जांपल, आई गेट यू अनदर एग्जांपल, जैसे इसी को मैं लेता हूं, द चिल्ड्रन प्ले इन द ग्राउंड। बच्चों मैंने अभी इससे पहले वाले वीडियो में मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि इस ब्रैकेट के अंदर जो भी फॉर्म दी जाती है, सबसे पहली बात तो वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, और दूसरा वो प्लूरल फॉर्म में वर्ब होता है। तो अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो फिर इसे सिंगुलर में कन्वर्ट करना पड़ता है। चाहे मेन वर्ब यूज कर रहे हैं तो मेन वर्ब को ही सिंगुलर में कर लो, और अगर मान लीजिए हेल्पिंग वर्ब के साथ यूज कर रहे हैं तो हेल्पिंग वर्ब को सिंगुलर में यूज करना है। ओके, अब यहां पर ऑप्शन दे रखे हैं, plays, are playing, has played, और shall play। अब अगर आपको वर्ब के बारे में ये कंठस्थ है कि सिंगुलर कौन से और प्लूरल कौन से हैं, तो यहाँ आप आंसर बहुत आसानी से निकाल पाएंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट की बात करते हैं, सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है। अब वर्ब पे आते हैं, तो आई एम सॉरी, सब्जेक्ट आपका प्लूरल है। अब वर्ब पे आते हैं, आप पहला वर्ब देखते हैं, मैंने डिफरेंस आपको पहले ही बता दिया था कि जिस जिस वर्ब के साथ जो अफिक्स है वो जुड़ा हुआ है, ठीक है, एस, वो सिंगुलर होगा, तो ये आंसर हमारा हो नहीं सकता। दूसरे पे आते हैं, आर प्लेइंग, तो आर आपका प्लूरल वर्ब है, ठीक है, तो पॉसिबिलिटी बनती है। आप सीधे आंसर पे जंप कभी मत करना, आप पहले पॉसिबल आंसर्स को निकाल लीजिए, उसके बाद जो है वो उसमें ऑप्शंस ठीक से देखिए, और जो करेक्ट मोस्ट करेक्ट आंसर है उसको चूज करिए। तो आर प्लेइंग, यस, ये ऑप्शन हो सकता है क्योंकि ये प्लूरल है, हमारा सब्जेक्ट भी प्लूरल है, सो दिस इज वन पॉसिबिलिटी। आगे चलते हैं, हैज प्लेड, देखिए ध्यान से क्या एस लगा हुआ है, इसका मतलब ये प्लूरल हो ही नहीं सकता, तो ये ऑप्शन भी रॉन्ग है। और फिर आते हैं शेल, ठीक है, तो शेल जो है वो प्लूरल के साथ यूज तो होता है, बिल्कुल सही है, ठीक है, लेकिन वो थर्ड पर्सन के साथ शेल कभी यूज नहीं होता, तो ये पॉसिबिलिटी भी हमारी नहीं है। ऐसी स्थिति में, ठीक है, कि वर्ब तो चार दे रखे हैं, लेकिन ऐसी स्थिति में जहाँ पे एक ही आंसर करेक्ट दिखता है और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमें पता है कि सब्जेक्ट भी प्लूरल है और वर्ब भी हमारा प्लूरल है, तो आसान होता है ढूंढना बेसिकली इस तरह के सेंटेंसेस में। ओके, मैं ये सेंटेंस मिटा रहा हूँ, फिर से इसके कंपैरिजन में एक सेंटेंस और लिख रहा हूं, वहां पे हम देखेंगे कि अब वर्ब को कैसे पहचानना है। मैंने सेंटेंस में हल्का सा एक चेंज किया है जो कि आप नोटिस करेंगे शायद। हमने
तीन चीजें किसी भी वर्ब फॉर्म को ढूंढने के लिए बहुत कंपल्सरी मानी थी, ठीक है। टेंस को फिलअप करने के लिए तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि आपको बहुत ध्यान होनी चाहिए। नंबर 1 सब्जेक्ट है, नंबर 2 वर्ब है, और नंबर 3 टाइम। दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ टेंस एक्चुअली, और वो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं हमारे पास सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट कौन सा है? सिंगुलर। अब मैं 4 ऑप्शन लिखता हूं। अब इसे फिर से पढ़िए आप। द बॉय डैश स्लीप नाउ। तो आप इस बेसिस पे अगर आंसर ढूंढते हैं जो कि सब्जेक्ट बेस है, तो हमारा एक टर्म कंडीशन ही फुलफिल होती है कि हमें टेंस को फिलअप करने से पहले सब्जेक्ट भी देखना है, वर्ब भी देखना है और टाइम भी देखना है। तो अगर सिर्फ आप ये लेते हैं तो हमारी एक कंडीशन फुलफिल होती है, और इस एक कंडीशन को फुलफिल करने से करेक्ट आंसर पे हम नहीं पहुंच सकते। सो वी हैव टू फुलफिल ऑल द 3 कंडीशंस। व्हाट यू हैव टू नो अबाउट व्हाट इज द सब्जेक्ट एक्चुअली, व्हाट इज द वर्ब गिवन, एंड आपके सेंटेंस में टाइम एडवर्ब क्या है, व्हिच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ओके, अगर आप सिर्फ सब्जेक्ट के बेसिस पे जाते हैं तो ये पॉसिबिलिटी ऑफ कोर्स करेक्ट है, इज अगेन करेक्ट है, हैज फिर से सिंगुलर है, ये करेक्ट है, और विल थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ लगता है, ये भी करेक्ट है। लेकिन एक क्वेश्चन में चारों ऑप्शन तो करेक्ट हो नहीं सकते, एक ही करेक्ट होगा। तो यहां हम क्या एक पिक्यूलियर चीज दी हुई है, विशेष चीज, जिसे देख करके ये समझ सकें कि यस दिस इज वन सिंपलेस्ट ट्रिक्स, जिससे हम ये पता लगा सके कि यार वर्ब की करेक्ट फॉर्म ये होनी चाहिए और इस तरह से होनी चाहिए। तो हमारे पास ये एक वर्ड है जो कि हमने बाकी सेंटेंसेस से थोड़ा सा डिफरेंट लिया है, और ये जो वर्ड है वो हमारा टाइम एडवर्ब है, जो समय सूचक शब्द, ये नाउन। अब चाहे ये सिंगुलर है, ये चारों राइट नहीं हो सकते, चाहे वर्ब चारों के चारों सिंगुलर दिए हो, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट दे रखे हो, तब भी चारों राइट नहीं हो सकते, क्योंकि अब हमने टेंस को समझने के लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग थी, जिसे कि हम टाइम एडवर्ब मानते हैं, उसको पहचानना सीख लिया है कि अगर टाइम एडवर्ब इस तरह से दिया जाए तो अब आंसर इसका एक ही पॉसिबल हो सकता है। हालांकि सब्जेक्ट के हिसाब से हम देखें तो हेल्पिंग वर्ब जो है वो चारों सिंगुलर फॉर्म में है, सब्जेक्ट भी सिंगुलर फॉर्म में, बट द आंसर विल ओनली बी 1। तो कैसे? देखिए, नाउ जो है वो बताता है, सबसे पहली बात तो प्रेजेंट को बताता है। तो प्लेस देखते हैं तो भी प्रेजेंट में आता है, इज प्लेइंग देखते हैं तब भी प्रेजेंट में आता है, हैज प्लेड देखते हैं तब भी प्रेजेंट में आता है, विल जो है वो प्रेजेंट में नहीं आता है। तो एक ऑप्शन हमारा बाहर हो गया। और एग्जाम में आपको हमेशा रादर देन डायरेक्टली जंपिंग अपॉन द आंसर, व्हाट यू हैव टू डू, कि आपको एनालाइज करना है कि ज्यादा से ज्यादा 2 आंसर्स में आपको प्रॉब्लम्स आ सकती, तो प्रॉपर्ली एनालाइज करना है और फिर आपको आंसर को चूज करना है। ये जो हमारा टाइम एडवर्ब है वो बताता है चीजें अभी जो हो रही है उसके बारे में, नाउ। और इस वजह से सब्जेक्ट को देखते हुए और इस टाइम एडवर्ब को देखते हुए जो हमारा करेक्ट आंसर होगा, शायद आप लोगों ने अंदाज लगा लिया होगा, वो है आंसर बी। तो हमने पहचाना कैसे बच्चों? हमने ये देखा कि किसी भी सेंटेंस में सबसे पहले आपको जिस चीज पे जाना है वो है आपका टाइम एडवर्ब, क्योंकि पढ़ ही हम टेंस रहे हैं जिसका शाब्दिक अर्थ समय, काल अथवा टाइम होता है। अगर आपने टाइम एडवर्ब को प्रॉपर्ली पहचाना तो आपके वर्ब के क्वेश्चंस जो है वो सारे के सारे करेक्ट होंगे, जैसे कि ये क्वेश्चन था। इसी क्वेश्चन में अगर मैं टाइम एडवर्ब को हटा देता हूं और दूसरा टाइम एडवर्ब लिखता हूं,
अब आपको टाइम एडवर्ब को पहचानना है। देखिए ये तो हमारा सब्जेक्ट है, ये जो दे रखा है ये वर्ब है वैसे, ठीक है, और ये रेगुलरली ये जो दे रखा है ये है हमारा टाइम एडवर्ब, जो ये बताता है कि ये एक्शन जो है वो रिपीटेड एक्शन है, ये बार बार होता है। और जब बार बार एक्शन होता है ऐसी कंडीशन में आप ये नहीं लगा सकते, आप ये नहीं लगा सकते, ये तो खैर है ही फ्यूचर का है, ठीक है, ये लगा ही नहीं सकते। तो बार बार होने वाले एक्शन के लिए अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट सबसे पहले तो हमें सिंगुलर वर्ब चूज करना है, और वर्ब ऐसा चूज करना है जिससे ये पता लगे कि एक्शन रेगुलर है। तो हमारा आंसर होगा ए। तो मुझे विश्वास है कि आप लोग ये समझ गए होंगे कि जब भी आप अगली बार कोई सेंटेंस देखते हैं पेपर में, एग्जाम में, और व्हाटएवर और वेरेवर यू आर डूइंग एनी एक्सरसाइज ऑफ टेंस, number one thing you have to see is what time adverb is given in the sentence. समय सूचक शब्द क्या दे रखा है पहला। दूसरा, आपको सब्जेक्ट क्या दे रखा है, तो सिंगुलर है कि प्लूरल है। और तीसरा, उसके बाद आपको वर्ब पे आना है और अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट एंड टाइम एडवर्ब आपको वर्ब चूज करना है। आप कभी भी मिस्टेक नहीं करेंगे। ओके, तो अब बात आती है कि कौन से वर्ब होते हैं और उनके साथ कौन से टाइम एडवर्ब्स होते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम लेंगे जो टेंस है वो है हमारा प्रेजेंट। मैं फिर आपको कह रहा हूं, आपको प्रेजेंट के एस्पेक्ट्स को देखने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ जो है फोकस करना है वो है वर्ब फॉर्म्स पे। तो प्रेजेंट में अगर हम क्या करते हैं, चार्ट बना लेते हैं कि हम इधर लिखते हैं वर्ब फॉर्म और हम इधर लिखते हैं टाइम एडवर्ब्स। आपने वर्ब फॉर्म सीख ली, उसके साथ टाइम एडवर्ब को अटैच कर लिया, आप सीधे करेक्ट वर्ब फॉर्म पे चले जाएंगे। उसके बाद आपको वैसे ही जो भी एस्पेक्ट्स हैं, प्रेजेंट है या सॉरी जो टेंसेस है, प्रेजेंट है या पास्ट है या फ्यूचर है, और उसके जो एस्पेक्ट्स है, प्रेजेंट परफेक्ट है या सिंपल है, ये ऑल अपने आप वैसे ही सीख जाओगे आप। सबसे पहली वर्ब फॉर्म जो हम लेते हैं वो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। उससे पहले बच्चों मैं आपको बता दूं कि ये जो वर्ब की फॉर्म्स है, ये देयर आर 5 फॉर्म्स एक्चुअली। फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, आईएनजी फॉर्म, और पांचवी जो आपकी है वो वर्ब की SES फॉर्म। एक वर्ड के माध्यम से अगर आप पता लगाएं, ठीक है, तो कॉल, कॉल्ड, कॉल्ड, कॉलिंग और कॉल्स, ये 5 वर्ब फॉर्म्स होती है और इन्हीं को यूज करके हम डिफरेंट जो टेंसेस है उसमें वर्ब्स को फिल करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ली, तो और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ दो ये इसमें लिखी जाती है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एक प्लूरल फॉर्म में लिखी जाती है, और जैसे ही हमने SES और IES इसके साथ ऐड कर जाते हैं, ये सिंगुलर फॉर्म हो जाती है, ये प्लूरल फॉर्म हो जाती है। तो आपको ध्यान रखना है बच्चों कि जहां जहां वर्ब सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल है, आपको वर्ब की ये फॉर्म यूज करनी है, प्लूरल फॉर्म, और जैसे ही सब्जेक्ट सिंगुलर आ जाता है तब आपको यूज करनी है SES और IES फॉर्म। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि यूज करे कहां पे, ठीक है। आपको सिखा दिया जाता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का रूल, ये हैज हैव बीन प्लस वर्ब की ING फॉर्म, बट वेयर टू यूज। तो ये बेसिक सीखना पड़ेगा कि यूज करना कहां है। ये जब भी आप यूज करेंगे तो इन सिचुएशंस में यूज करेंगे कि सेंटेंस में, ठीक है, आपको ऐसा कोई एक्शन दिखे या टाइम एडवर्ब दिखे जो आपको ये शो कर रहा हो, क्या शो कर रहा हो, रिपीटेड एक्शन शो कर रहा हो। और रिपीटेड एक्शन कौन से टाइम एडवर्ब शो करते हैं, लाइक ये
ऐसे किसी भी तरह के टाइम एडवर्ब्स अगर आते हैं तो आपको वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करनी है? फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है। ठीक है, अब फर्स्ट प्लूरल में यूज करनी है या सिंगुलर में यूज करनी है, ये आप समझ गए होंगे। दो एग्जांपल देता हूं और अब आप बहुत अच्छी तरह समझ गए होंगे। आई होप दैट यू विल चूज द करेक्ट ऑप्शन आउट ऑफ 4, और ऑप्शन ना भी दिए जाए तो आप इसको ठीक से कर लेंगे। ओके, शी one example, and the second one is that देखिए पहला एग्जांपल है हमारा शी ऑलवेज रीड दिस बुक, एंड द सेकंड वन इज दे सेल्डम डैश टॉक इन द क्लास। तो सबसे पहले मैंने ये कहा था कि आपको टाइम एडवर्ब को नोटिस करना है, तो टाइम एडवर्ब हमारा है ऑलवेज, दूसरा में है हमारा सेल्डम। और देखिए दोनों टाइम एडवर्ब हमने यहां से पिक किए, ये मैंने सारे नहीं लिखे, इनके अलावा और भी टाइम एडवर्ब्स है जो रिपीटेड एक्शन को शो करते हैं। तो इस तरह के टाइम एक्शन के लिए आपको जो वर्ब पिक करना है वो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लूरल फॉर्म में लें या सिंगुलर फॉर्म में, डिपेंड्स कि हमारा सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट सिंगुलर है और ये हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है। तो जैसे ही आपको ये दिखता है, आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इसके साथ एसोसिएट ऑटोमेटिक माइंड कर लेता है एक्चुअली, जब हम बार बार प्रैक्टिस करते हैं इन चीज़ों की। So she always dash read this book. Now the answer I know is yes, correct. ये है आपका reads. Okay, as singular. They seldom talk in the class. बच्चों जब यहाँ प्लूरल फॉर्म दे रखी हो और रिपीटेड एक्शन शो करने वाला टाइम एडवर्ब दे रखा है, हमें कुछ भी नहीं करना है, ये ऑलरेडी प्लूरल फॉर्म में ही होता है। So your answer will be talk. क्लियर? फिर से देख लीजिए, सबसे पहले टाइम एडवर्ब नोट किया हमने, उसके बाद हमने सब्जेक्ट नोट किया। टाइम एडवर्ब नोट करते ही दिमाग में आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फिल अप करनी है। सब्जेक्ट जैसे ही देखेंगे सिंगुलर है कि प्लूरल, उस हिसाब से हम देख लेंगे V1 S फॉर्म में होना चाहिए या विदाउट S ES फॉर्म में होना चाहिए। ओके, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। लेकिन ये तो हुई टेंस की सबसे बेसिक चीज, लेकिन एग्जाम में हर बार इतना इजी आएगी कोई जरूरी नहीं। ओके, तो ये तो हमारा पहला बेसिक रूल था। सेकंड रूल, जो कि अपवाद या एज एन एक्सेप्शन हम कह सकते हैं, कि बहुत सारे ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जहां पे टाइम एडवर्ब दिया नहीं जाता, लेकिन फिर भी हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, आइदर इन प्लूरल फॉर्म और इन सिंगुलर फॉर्म। वो स्थितियां कौन सी होती है? पहली स्थिति वो होती है कि जब हमें कोई यूनिवर्सल ट्रुथ का सेंटेंस दे रखा हो, ऐसा कोई भी सार्वभौमिक सत्य, ओके, वो दे रखा हो, तो हम उसको क्या करेंगे? V1 में लिखेंगे। लाइक आइस मेल्ट एट 0 डिग्री, और इसको 1 कर लेते हैं कि 0 पे तो ये फ्रीज होता है 1 डिग्री। इसके वैज्ञानिक दृष्टिकोण पे नहीं जाकर के अपन इसको ये देख लेते हैं कि ऐसा कब होता है। सार्वभौमिक रूप से ये सत्य है, ये कहीं पे भी चले जाओ ये ऐसे ही होगा। ओके, इसलिए इसको यूनिवर्सल ट्रुथ कहेंगे। दूसरा, The earth move around the sun। अब उसमें टाइम एडवर्ब्स नहीं दे रखे, लेकिन
एक्सेप्शनली बात करें तो यूनिवर्सल ट्रूथ होंगे, उसमें चाहे टाइम एंड वर्ब दे रखा हो चाहे नहीं दे रखा हो, हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है। और फर्स्ट फॉर्म यूज करने के लिए ये देखना पड़ेगा कि हमें एस के साथ यूज करनी है विदाउट एस। सो माय डियर्स, यू सी दिस इज सिंगुलर सब्जेक्ट एंड यू सी दिस वन इज आल्सो सिंगुलर सब्जेक्ट। इसका मतलब हमारे वर्ब के साथ एस लगा होना चाहिए। तो इसका आंसर सोच लिया होगा आप लोगों ने, करेक्ट। इसका आंसर है मेल्ट्स और इसका आंसर है आपका मूव्स। इसके बाद एक सिचुएशन और आती है जिसे हम कहते हैं ऐसे वाक्य जो परमानेंट सिचुएशन को बताते हैं। लाइक माई हाउस फेस नॉर्थ। घर अपनी दिशा बदल ही नहीं सकता, ये परमानेंट सिचुएशन है। टाइम एंड वर्ब नहीं दे रखा है बच्चों, और नहीं भी दे रखा हो तब भी अपने को पता है कि दिस वन इज अ परमानेंट सिचुएशन। सीधा सब्जेक्ट पे जाओ, सब्जेक्ट सिंगुलर है कि प्लूरल है ये देखना है आपको। सिंगुलर है, परमानेंट सिचुएशन है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस के साथ में। आंसर आपका होगा फेसेस। तो प्रेजेंट में सबसे पहली फॉर्म फिर से रिवाइज कर देता हूं मैं आपको। प्रेजेंट में सबसे पहली फॉर्म हमारी V1 है। V1 के दो रूप हैं, एक V1 विदाउट SES के साथ लिखा जाता है जो प्लूरल फॉर्म है, और दूसरा V1 लिखा जाता है SES और IES के बीच में और साथ में, जो कि आपकी सिंगुलर फॉर्म है। और पहला उसका नियम है कि सेंटेंस में वो टाइम एंड वर्ब हो जो आपको रिपीटेड एक्शन बता रहा हो। ओके, ऑलवेज, रेगुलरली, ओकेजनली, डेली, यू कैन रीड इट आउट ओके आफ्टर पॉजिंग द वीडियो। तो आप उस पॉज करके ठीक से वापस से देख सकते हैं। लेकिन हमें ध्यान देना है ऐसे वाक्यों पे जहाँ पे हम टेंस पढ़ तो रहे हैं लेकिन टाइम एडवर्ब के हिसाब से हमारी कोई हेल्प नहीं हो पा रही है। तो बच्चों इसके दो एक्सेप्शंस हमने दिए कि whenever there is a universal truth in the sentence, और second thing, if there is a permanent situation shown in the sentence, okay, we have to use the first form, ठीक है। और फर्स्ट फॉर्म हमें s के साथ, IS के साथ और ES के साथ यूज करनी है, या विदाउट S, ES और IS के साथ। ये आपको बहुत ध्यान रखना है। तो ये हमारी पहली फॉर्म हुई प्रेजेंट की, जिसे हम V1 फॉर्म कहते हैं। आप पढ़ते पढ़ते अपने आप सीख जाएंगे कि इसे सिंपल प्रेजेंट कहते हैं या प्रेजेंट सिंपल कहते हैं। एक और नाम से इसे पुकारते हैं, ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। जब ज्ञान लेना है तो पूर्ण लेना है। ओके, अब प्रेजेंट इंडेफिनिट क्यों पुकारते हैं, बहुत लोगों को पूछोगे पता ही नहीं लगेगा एक्चुअली। तो यहाँ पे मैं ये समझाना चाह रहा हूँ बच्चों कि जब हम टाइम की बात करते हैं तो जब टेंस स्पेशली जब पढ़ते हैं तो हमारे पास टाइम तीन तरह के होते हैं। एक टाइम होता है हमारे पास डेफिनेट टाइम, एक टाइम होता है हमारे पास इनडेफिनेट टाइम, और एक हमारे पास टाइम होता है ड्यूरेशन। क्योंकि ये जो जितने भी समय दे रखे हैं, ये रेगुलरली है, ओकेजनली है, रेयरली है, ये कोई विशेष या विशिष्ट समय नहीं बताते, कोई पॉइंट ऑफ टाइम हमें नहीं शो कर रहे हैं, इसलिए मतलब ये इनडेफिनेट हुए। तो इस टाइम वेग होने के कारण या डेफिनेट नहीं होने के कारण ये इनडेफिनेट टाइम कहलाएगा, और इसलिए इस टेंस का नाम भी रखा है प्रेजेंट इंडेफिनेट। ओके, और इसको प्रेजेंट सिंपल भी कह सकते हैं। जैसे जैसे हम देखेंगे कि डेफिनेट टाइम आते जाएंगे, ठीक है, जो वो टेंस है वो सिंपल से बदलकर हम दूसरे में चले जाएंगे। और अधिकतर ध्यान रखना है कि अधिकतर इनडेफिनेट टाइम चाहे प्रेजेंट में हो या फ्यूचर में हो और पास्ट में हो, वो सिंपल टेंस कहलाते हैं। और जहां जहां पे डेफिनेट टाइम आएंगे वो कंटिन्यूअस होंगे बच्चों, और जहां जहां पे ड्यूरेशन दिया जाएगा वो परफेक्ट कंटिन्यूअस होंगे। लेकिन अभी आपको इस प्रॉब्लम में नहीं फंसना है। अगर ये चीज आपको ठीक से समझ में आ जाती है कि आप वर्ब की फॉर्म और टाइम एडवर्ब के बीच में एसोसिएशन करना सीख जाते हो, तो टेंस टॉपिक विल बी ओके सो इजी फॉर यू। ओके माय डियर्स, सो दिस वाज प्रेजेंट, द फर्स्ट पार्ट ऑफ प्रेजेंट। ओके, अब हम अगला जो लेंगे वो सेकंड वर्ब लेंगे, वो है